हेलो दोस्तों, पॉलिटी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो पहले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है। आपसे यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष और सी है 3 वर्ष, डी है इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है। ठीक, वहीं अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब इसका आंसर क्या हो जाता? तब हो जाता 6 वर्ष। इसीलिए बोल रहे हैं प्रश्न थोड़ा ध्यान दे के पढ़ लेना है। चूंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि जो राज्यसभा है यानी कि राज्यों की परिषद की बात हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्या है? अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? तो अस्थाई सदन है, चूंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अस्थाई सदन या अस्थाई निकाय भी लिखा आपको मिल सकता है, दोनों रूप से आपको ध्यान रख लेना है। वही बात करें तो ऊपरी सदन भी है, ऊपरी सदन है। तो ये सब बात आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वहीं और क्या है आप जान सकते हैं, एक प्रश्न जो बार बार पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ये बात आपको क्या करना है? लिख लेना है। और अगर हम इसमें कुछ पॉइंट की बात करें, अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन का किस अनुच्छेद से संबंध है, तब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80। ठीक, तो ये छोटी छोटी जो भी बातें हैं काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आएंगे पॉलिटी के दूसरे प्रश्न पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है? इस बार आपसे लोकसभा का पूछा जा रहा है और वो भी अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। वही अनुच्छेद 79 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपको पता है इसमें किसका वर्णन है? तो संसद के गठन का वर्णन है। संसद के गठन का वर्णन आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद 79 में मिलेगा। अनुच्छेद 80 अभी हम लोग चर्चा किए कि इसमें किसका मिलेगा? तो राज्यसभा का गठन। और अनुच्छेद 81 हो गया लोकसभा की संरचना का उल्लेख। वहीं अगर अनुच्छेद 82 की बात करें तो यह क्या है? यह प्रत्येक जनगणना के बाद क्या है? सीटों के समायोजन या फिर उसी को क्या कह दिया जाता है? परिसीमन से क्या है? संबंधित है। तो चारों आपको अनुच्छेद की जानकारी भी हो गई, लेकिन अगर इसके आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 81 हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो प्लीज
ये क्लास जरूर देखें और पूरा देखिए, आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। 3 नंबर पर बात करें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी है राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव, सी है राज्यसभा का गठन और डी है लोकसभा का गठन। तो देखिए, राज्यसभा का गठन अभी हम लोग जान चुके कि अनुच्छेद 80 से संबंधित हो जाएगा, वहीं लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 से संबंधित हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो इस तरह से आपने कट कर लिया। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद काफी बार पूछ लिया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं की अगर हम बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं में 3 प्रतिष्ठित, भारत की जो है 3 प्रतिष्ठित सिविल सेवा शामिल है। कौन कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, IAS, IPS और क्या, IFS। तो इस तरह से भी आपसे क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा हमारा चौथा नंबर प्रश्न। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या किया गया, प्रावधान किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस संशोधन अधिनियम के तहत हो जाएगा? तो 99वां संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये आपको अधिनियम जरूर ध्यान में रख लेना है, कई बार पूछा गया है। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 वर्ष की बात करेंगे तो 14, यानी कि अगर इस संशोधन के हम माध्यम से बात करें तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और क्या कहता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करेगा, एक नया आयोग स्थापित किया गया था। एक नया आयोग स्थापित किया गया था। लिखते जरूर चलिएगा, आपके जहन में ज़्यादा रहेगा, एक चीज़ जान लीजिए, तो नोट डाउन करना जरूरी है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, ये प्रश्न भी आपका अधिनियम से ही संबंधित आ चुका है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम करेंट के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष क्या हो जाएगा, 2023। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है, नारी शक्ति से संबंधित है इसलिए। वही बात करें, इसमें आप और क्या ध्यान रख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख लीजिएगा कि यह आरक्षण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की जो बात हो रही है, 15 वर्ष की अवधि के लिए, 15 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया गया, प्रदान किया जाएगा, जिसे संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। और अब पूछेगा ये अधिनियम में है क्या, तो यह अधिनियम क्या है, भारत में जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है,
कौन सी भागीदारी? राजनीतिक भागीदारी। और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसी में उनकी भूमिका को क्या बनाता है? ये सशक्त बनाता है। उनके लिए ही एक आरक्षित सीटें भी शामिल है, अनुसूचित जाति, और यही अवधि भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर हम बात करें, ये इसमें एक और ध्यान रख लीजिएगा, जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया हुआ है 2015, यह भारत और बांग्लादेश किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की क्या है? भूमि समझौता से संबंधित है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। इसमें जो भी था ऑप्शन में सारा इम्पोर्टेंट। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 2016 और जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो आपको हो सके मिलान के रूप में ही दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। वहीं ऑप्शन सी में क्या था? 102वां। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। सुन के भी आप अच्छे से नोट डाउन कर ले सकते हैं, हालांकि हम आपके लिए लिखते भी चलते हैं, तो आप लोग आराम से अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूचना के अधिकार की सर्वप्रथम मांग कहाँ पर प्रारंभ हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, कहाँ सबसे पहले इसका मांग का प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान देना। तो अगर मांग का प्रारंभ की बात करेगा तब आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से 1990 के दशक में ही। तो ये बात आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर ध्यान रखना है कि 1990 के दशक में राजस्थान में सर्वप्रथम मांग शुरू किया गया था सूचना के अधिकार की। लेकिन एक पॉइंट आपको इसमें ये लिखना है कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था। भारत का पहला राज्य था जिसने क्या किया? 1997 में तमिलनाडु सूचना का अधिकार कानून का क्या किया था? उपयोग किया। तो देखिए प्रश्न कितना डिफरेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम मांग कहाँ प्रारंभ हुआ, तब तो राजस्थान होगा, लेकिन इसको पहला राज्य कौन था जो इसका उपयोग किया इस अधिकार का, और वो 1997 की बात है, तब हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। और ये अगर सेकेंड नंबर पर बात करें कि फिर इसका उपयोग कौन किया, तो सेकेंड नंबर पे गोवा। कौन किया था? गोवा किया था। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, विधानसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे? विधानसभा का। तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 170 से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? तो 170 से। इसमें विधानसभा की संरचना की अगर हम बात में कहें तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 60 से कम और क्या कहता है 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो इस तरह से भी लाइन दे के आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक, उन्हें राज्य में क्या किया जाएगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाएगा। तो ये बात भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। वही बात करें, देखिए अनुच्छेद 171 की बात पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा कि इसमें किसकी संरचना का उल्लेख है। तो इसमें जो है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है।
किसकी? तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको जरूर सुनना है और लिखते हुए भी चलना है। आगे की ओर बढ़ेंगे। 8वां नंबर प्रश्न। और 8वें नंबर पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार से अच्छा भर्ती की तैयारी में लगे हुए, उसके लिए ये क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा आप, और देखिए आपको पूरा एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन कराया जाता है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को। तो ये चैनल संबंधित जानकारी है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगता है, या फिर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट कराया जा रहा है, तो आप लोग बस सपोर्ट करें। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। क्या है मिलान करना? एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी सीटें, विधानसभा की सीटें का मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बस इसको मिला लेते हैं। राजस्थान की बात आएगी तो इसमें कुल कितने हैं? तो 200 विधानसभा सीटें हैं, तो ए का हो जाएगा 4 नंबर। वहीं बी की बात करें पंजाब, तो पंजाब में अगर बात करें तो कुल 117, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ है, तो बी का हो जाएगा 2 नंबर। सी की बात करें गोवा, तो गोवा में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो 40, तो सी का हो जाएगा क्या? 3 नंबर। और लास्ट क्या है? पुदुचेरी, तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 30 हो जाएगा। तो यही तो हमें क्या करना था? मिलान करना था, जो कि हम लोगों ने क्या किया? मिलान कर लिया। आगे के प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, और लास्ट तक क्लास किया करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, यकीन करके चलिए। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ भी दे दिया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपको पता भी होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसी में क्या है वर्णन कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर वही हम बात करें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का, तो इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 214 में मिलेगा कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में दिया गया। और अनुच्छेद 52 में ही क्या है? क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में पता है आपको। वहीं प्रधानमंत्री की जब बात आएगी तो प्रधानमंत्री का पद की अगर बात करें तो अनुच्छेद किससे संबंधित हो जाता है? 75 से संबंधित हो जाता है, ठीक। और एक अनुच्छेद 74 क्या संबंधित हो जाता है? उसमें कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि ये सब बातें आपको हम पहले भी नोट डाउन करवा चुके हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे। अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। ये क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किस सूची में? सूची का आपको पता पूछा जा रहा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है, जहाँ क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को, और ये 3 सूचियों में है विभाजन। तो वो कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं एग्जाम्पल आपसे काफी पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लेगा संघ सूची की बात करें तो देखिए इसमें क्या है? वैसा विषय शामिल है जिस पर केवल क्या बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगा। केंद्र
सरकार कानून बनाएगी, तो ये संघ सूची में आएगा। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, जैसे बैंकिंग पूछा जाता है उदाहरण, रक्षा, विदेशी मामले, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सब संघ सूची के अंतर्गत आ जाएंगे। राज्य सूची की बात करेंगे तो इस पर क्या होगा? केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक, इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा? कृषि, स्थानीय सरकार, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। अब लास्ट अगर हम बात करें समवर्ती सूची, तो इसमें वे विषय शामिल होंगे जिसमें क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक, समवर्ती सूची में। और अगर हम इसमें और पॉइंट की बात करें कि उदाहरण के रूप में, तो सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा, और शिक्षा इसके अंतर्गत ही आएगा। विवाह हो गया, शिक्षा ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? विवाह होता है। ये सब किसके अंतर्गत हो जाता है? तो केंद्र और राज्य जो आएंगे समवर्ती सूची, और एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाता है। आगे की बात कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न होने वाला है हमारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, यानी कि किनके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है उपराष्ट्रपति द्वारा, और डी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत। ये बात आपको क्या कर लेना है? ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सिफारसी निकाय है। कैसा निकाय है? तो सिफारसी निकाय है। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद। जिसका कार्य क्या है या कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य है इसका क्या? संघ और राज्य के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच या फिर क्या करना? चर्चा करना। ये क्या है? इसका कर्तव्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता तब कौन करते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री। अध्यक्षता पूछेगा तो प्रधानमंत्री, स्थापना पूछेगा तब राष्ट्रपति। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ध्यान दीजिएगा ये 1966 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1966 में। अगर हम इसमें बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, पूछ लेगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। ठीक, ये नाम भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ प्रथम बार लोकपाल तथा लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की क्या कही गई थी? बात भी कही गई थी। तो ये पॉइंट भी आप इसमें लिख लेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जरूर लिखा करें। तो ये आपको वर्ष ध्यान रखना है। अध्यक्षता किसने किया था ये भी आपको क्या कर लेना है?
ध्यान में रख लेना है। और हाँ, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहता है, कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है हमारा क्लास तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न, और आज चल रहा है पॉलिटी का क्लास। इसी तरह से सारे विषय का क्लास आपको मिलेगा बिल्कुल डिटेल्स के साथ। प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। ग्राम सभा की गण पूर्ति होती है 1/10वां भाग, 1/3 या 1/4 या 1/5। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा की गणपूर्ति, जिसको आपको क्या लिख दिया जाता है, कहीं कहीं कोरम भी लिखा हुआ मिलेगा। तो गणपूर्ति या फिर कोरम एक ही है। ठीक, तो ये होता है 1/10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ग्राम सभा आपको पता है, ग्राम सभा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की क्या है? मूल इकाई है, मूल इकाई है। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब पूछिएगा ग्राम सभा तो ठीक है, समझ गए, गणपूर्ति क्या है? तो अगर ये भी लिख सकते हैं तो लिख ही दीजिए कि गणपूर्ति या फिर कोरम क्या है। तो ये क्या है? इसका अर्थ हुआ कि किसी बैठक को वैध रूप से, लीगल तरीके से, वैध रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यही है क्या? कोरम। यानी गणपूर्ति पूरा नहीं होता है तो क्या होगा? बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये 1/10वां भाग आपको ध्यान होना चाहिए। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? देखिए कितने सारे अनुच्छेद आपको एक ही क्लास में याद कराया जा रहा है। और एक बार आप लोग पॉलिटी का मैराथन जो कराया गया है वो जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इतना, उसमें ना आपको फुल डिटेल्स के साथ मैराथन कराया गया है, तो आप लोग जाके देखिएगा। तो अगर हम बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के उल्लेख का, तो ध्यान दीजिएगा ये अनुच्छेद 368 से संबंधित हो जाएगा। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भाग किससे संबंधित हो जाएगा? तो भाग 20 से संबंधित हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं, ये आपको डिटेल में हम मैराथन में करवा चुके हैं। 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। 3 तरीके में शॉर्ट्स में लिख लीजिए, शॉर्ट रूप में। क्या? कि संसद के साधारण बहुमत से। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है कि संसद के विशेष बहुमत से। ठीक, और लास्ट तीसरा क्या है? लास्ट तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और क्या कहता है? कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। तो ये बात भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
आगे की चर्चा कर लेते हैं। और पहले ही बोल रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? समझिए, ये मोस्ट फेवरेट प्रश्नों में से एक है। किसका? आयोग का। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बिहार का जिसमें ये पूछा ना हो, तो ऐसे प्रश्न आपको बिहार शिक्षक भर्ती में भी मिलेंगे। तो 44वां संशोधन, ये तो आपको ध्यान रहेगा। और कौन सा ईस्वी? तो 1978। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किसको हटा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, यानी क्या कहने का सेंस हुआ कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि कैसा अधिकार है? ये केवल कानूनी अधिकार है। कानूनी या फिर विधिक भी रह सकता है लिखा हुआ, कानूनी या क्या है? विधिक अधिकार है। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 44वां 1978 के तहत। ठीक, और अगर हम बात करें तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को, यानी कि जिसको कानूनी विधिक अधिकार कर दिया, इसको क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 300 का ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए। और भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार ये भी आपसे पूछ ले सकता है वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना है? 6। कितना? तो 6। चलिए, मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न पे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो ये प्रश्न के आंसर तो काफी लोगों को पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1965 के भारत पाक युद्ध में, भारत पाक युद्ध में दिया था, ये पूछा जाता है कई बार। और इनका जन्म भी कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर को, जब क्या है? महात्मा गांधी जी का भी, और दोनों का इस दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में इतना ही, आगे बढ़ते हैं जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री से सारे प्रश्न आपको एक ही जगह कर दिए गए हैं। तो वो जो सबसे छोटा रहा इनमें से, ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1964 से 1966 तक रहा था। अभी हम लोग जाने कि उन्होंने 1965 में दिया था नारा। वहीं चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 1979 से 1980 तक रहा था। ठीक, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है ना, सिर्फ 13 दिन का रहा था। कितना दिन? तो सिर्फ 13 दिन का रहा था, यानी कि 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा था, सिर्फ 13 दिन। और लास्ट क्या है? आई के गुजराल। तो इनका कार्यकाल जो है 1997 से 1998 तक रहा था। हमसे इनमें से सबसे छोटा, तो देख लीजिए, सिर्फ 13 दिन किनका रहा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। और आगे जाने से पहले एक बार फिर से सॉल्यूशन बाय पीजे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। एक कमेंट करके बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, दे दिया करें। और ये आप ही लोग के लिए लगाया गया है, तो देख लीजिएगा। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे।
तो आप लोग से बस सपोर्ट की आशा रहेगी। बाकी आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस हर विषय का इसी तरह से प्रैक्टिस चलता रहेगा डिटेल्स के साथ। मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से 2 मंत्रियों का सही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सही क्रम किसमें? तो मंत्री परिषद में। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन मंत्री? उप मंत्री। ठीक, ये बात आपको पहले ध्यान में रख लेना है। कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। जैसे कि इसमें अगर मंत्रालय की बात करें तो रक्षा, वित्त, गृह, ये सब के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो ये तो वरीयता के क्रम में पहले ही आ जाएंगे। वहीं अगर हम राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री में आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक होते हैं कि स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य मंत्री। पहला स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, दूसरा कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य मंत्री। तो ये बात भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है, पूछ सकता है। ठीक, और लास्ट अगर हम बात करें किसकी? उप मंत्री की। उप मंत्री तो ये क्या होते हैं? ये मंत्री परिषद के जो हैं सबसे निचले स्तर के सदस्य होते हैं। निचले स्तर के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं जो कि होगा 19 नंबर। मौलिक कर्तव्यों के कौन से पहरे या पंक्ति में सार्वजनिक संपत्ति की बात कही गई है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वां पहरा या पंक्ति में ये आपसे पूछ सकता है। वही मौलिक कर्तव्य की जब बात आती है तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। अगर भाग की बात करें तो ये किस भाग से संबंधित हो जाएगा? तो भाग 4 का ए, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 के ए के तहत क्या है? सूचीबद्ध है। तो हर रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान में बस रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किनके संविधान मतलब किनके सिफारिश पर यह शामिल किया गया था, ये पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर एक एक प्रश्न और एक एक पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 20 नंबर देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क के तहत उपबंधों के तहत प्रयुक्त आदर शब्द किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है और ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संविधान से संबंधित हो जाएगा। किससे? तो संविधान में संबंधित हो जाएगा। तो इसमें कुछ ये है नहीं लिखना, आप बस ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन होता है? अच्छे से पता होगा, ये राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। चूंकि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 53 का 1 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किन में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये बात भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ही क्या है?
देश का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होते हैं। हालांकि जो कार्यकारी वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र के प्रमुख और क्या कहता है, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सर्वोच्च क्या होते हैं, कमांडर होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, सरकार का प्रमुख होते हैं लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग होते, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष नहीं होते। तो ये था आज का क्लास। फिर मिलेंगे। तो सॉल्यूशन बाय पीजे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक शेयर भी कर दिया करें। आपका कमेंट हो तो कमेंट किया करें। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।